आज की डेट है 4 सितंबर 2023। 5-6 आर्टिकल है आज की। इसमें फर्स्ट आर्टिकल, पीएम मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया है G20 से पहले, उससे रिगार्डिंग है। उसके बाद आदित्य L1 मिशन, उससे रिगार्डिंग है। उसके बाद RTI से रिगार्डिंग, उसको अभी इतने साल हो गए तो उसका वर्किंग क्या हो रहा है उसके रिगार्डिंग है। एंड एक बहुत मेंस का इंपॉर्टेंट इशू है, वन नेशन वन इलेक्शन, उससे रिगार्डिंग है। ठीक है। और उसके बाद दीक्षा ई पोर्टल जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड करने वाले हैं, उससे रिगार्डिंग है। ठीक है, देखते हैं कि आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल जो था वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू दिया है, तो उससे रिगार्डिंग है। उन्होंने बोला है कि जो स्टेट्स बड़े बड़े पॉपुलेशन प्लान करती है जिसको इम्प्लीमेंट वो नहीं कर सकती, वो ऐसे उन्होंने नहीं करने चाहिए, उससे रिगार्डिंग उन्होंने बोला है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो G20 की मीटिंग होगी वो कश्मीर अरुणाचल प्रदेश इस एरिया में होगी। तो उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इस एरिया में क्यों करवा रहे हो, तो उन्होंने बोला ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, इस पर कोई भी कंट्री ऑब्जेक्शन नहीं ले सकती। उन्होंने दो तीन चीज़ें बोली, वो देखेंगे अपन फटाफट। देखो, 17% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में है, और इंडिया में तभी भी इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया वर्ल्ड का सिर्फ 5%, लेस देन 5% इमिशन करता है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एंड उन्होंने बोला है कि इंडिया इज अगेन ऑन राइज, इंडिया के फिर से एक बार राइज होगा। और उन्होंने बोला है कि द स्पीड विथ विच वी जंप 5 spots फ्रॉम द 10th लार्ज इकोनॉमी टू 5th लार्ज इकोनॉमी इन लेस देन ए डिकेड, एक डिकेड से अंदर, मतलब 10 साल के अंदर अपन 10 इकोनॉमी में से 5th नंबर की इकोनॉमी बन गए। उन्होंने बोला है हैज़ कन्वेड द फैक्ट दैट इंडिया मीन्स बिजनेस। इसका मतलब ये होता है इंडिया मतलब बिजनेस, लोगों के ऐसा सोच रहे हैं। वी हैव डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी, ये जो कीवर्ड्स है डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी विथ अस, तो ये कीवर्ड्स आप मीन्स में लिख सकते हो। आई एज आई सेड नाउ द 4D। ठीक है, जो 4D उन्होंने बोला है, फर्स्ट डी कौन सा हो गया, डेमोक्रेसी, सेकंड डेमोग्राफी एंड थर्ड डाइवर्सिटी, तो 4D उन्होंने ऐड किया डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद ये आप डायरेक्ट मेंस में लिख सकते हो। उसके बाद ये सेड द डेप रिस्ट्रक्चर, जो G20 के अंदर एक डेप रिस्ट्रक्चर ज्वाइंट इनिशिएटिव लिया गया था जब इंडिया की प्रेसिडेंसी होगी G20 में। तो उन्होंने बोला है कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं जिनके ऊपर कर्जा है, उनका कर्जा वो उतारने में मदद करेंगे। टू एक्सलेट द ग्लोबल डेट डेब रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स, किसके अंतर्गत रिस्ट्रक्चर करेंगे डेब, ग्लोबल सॉवरन डेब राउंड टेबल। ये किसका इनिशिएटिव है, ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका है, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया का। ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया का। इसी पिछले साल ये लॉन्च हुआ था, तो उसके अंतर्गत जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है उनका वो कर्ज माफ, मतलब उनका रिस्ट्रक्चर करेंगे, डेप्थ डेप। ठीक है, वही यही न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 पॉइंट याद रखिए। G20 का समिट जहाँ जहाँ हो रहा है, कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे कोई क्वेश्चन उठाने की बात नहीं, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो वो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का मैप चाइना ने जारी किया, जो तो अपन ने अक्साई, जब जम्मू कश्मीर का मैप इंडिया ने दिया था तो अक्साई चीन को चाइना का जो पार्ट है उसको इंडिया के पार्ट में दिखाया गया था, तो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन है चाइना का। उसके बाद इंडिया का जो ऑब्जेक्शन है अरुणाचल प्रदेश में कि आपने आपके मैप में क्यों दिखाया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया का है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल है आदित्य L1 के रिगार्डिंग, स्पेस क्राफ्ट मिशन के रिगार्डिंग। थोड़ा बेसिक इसका जान लेते हैं अपन, क्या है इसके अंदर। देखो, ये क्या क्या स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन। ये तो कोरोनल हीटिंग, मतलब सन का जो आउटर सरफेस है उसकी हीटिंग क्यों हो रही है। कोरोनल मास इजेक्शन, मास इजेक्शन से क्या होता है, कोरोनल के अगर मास इजेक्शन होते हैं तो जियो स्टॉर्म्स आते, सोलर फ्लेयर्स आते। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ कोरोनल हीटिंग करेंगे। फ्लेयर एक्टिविटी से क्या क्या होता है, डायनामिक्स ऑफ फेस वेदर, स्पेस में वेदर के डायनामिक्स क्या होते हैं, प्री प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। एंड प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स एंड डायनामिक्स ऑफ स्पेस वेदर, तो इन सारी चीज़ों को अपन स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर। ठीक है। और ये कहाँ रहेगा, 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, वहाँ पे वो लैंग्राज पॉइंट 1 पे रहेगा। ठीक है। उसके बाद ये कल के आर्टिकल में अपने आराम से देख लिया है पूरा इसका इन्फॉर्मेशन। डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सन, और इसका जो फेस मतलब डायरेक्शन रहेगा वो सन की तरफ रहेगा। और 1% ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, दिस इज अबाउट 1%, दोनों के डिस्टेंस का 1% है वो। ठीक है।
एंड हेलो हेलो ऑर्बिट मतलब सन का ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। वो कंटिन्यूसली सन को देखते रहेगा, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा जिसकी वजह से वो व्यू ब्लॉक होगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने को क्रूशियल सपोर्ट, इसरो को सपोर्ट किया था चंद्रयान 3 के लिए भी, और आदित्य L1 मिशन के लिए भी वो अपने को सपोर्ट, क्रूशियल सपोर्ट देंगे टू मॉनिटर इट। उसके बाद 5 साल इसकी लाइफ होगी आदित्य L1 की, और इसके अंदर ना 7 पेलोड्स होंगे, ठीक है, 7 पेलोड्स होंगे, और सोलर पैनल्स इसके ऊपर होंगे जो कि इसको एनर्जी देंगे, पावर जनरेट करेंगे इसके अंदर। तो 7 पेलोड्स कौन कौन से, इसमें के 3 जो होंगे, देखिए अपन साथ के साथ नाम देखेंगे। VELC, VELC मतलब विजिबल इमिशन लाइन कोरोग्राफ, सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप, सोलेक्स स्लो लो सोलार लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, HEL1OS हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट अपेक्स, ठीक है, एंड पापा एक है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। उसके बाद एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोस्फीयर, ये एक है, ठीक है, ये 7 है। तो ये 7 स्टडी करेंगे सोलर इसकी। तो इसके अंदर इसरो को मदद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने की है कि उनको वो क्रूशियल मॉनिटरिंग करने के लिए क्रूशियल सपोर्ट देंगे, ठीक है। और ये इंडिया का फर्स्ट स्पेस एयरक्राफ्ट है जो कि सन को ऑब्जर्व करने के लिए इंडिया भेज रहा है, उसकी स्टडी करने के लिए। एंड इसके अंदर जो 7 पेलोड्स है उसमें के जो 4 है वो रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग मतलब वो दूर से सेंस करेंगे, बस देखेंगे, और 3 जो इन सिटू मतलब वो उसी इन्वायरमेंट के डायरेक्टली सैंपल लेंगे और उसका एनालाइज करेंगे, ठीक है। 3 इन सिटू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इन सिटू है, ठीक है, 3 इन सिटू इंस्ट्रूमेंट्स है, और 4 जो है वो रिमोट सेंसिंग है, ये इतना याद रखिए। और वो मैंने बताया वो स्टडी करेगा कि जो वाई द अपर, ये इंपॉर्टेंट है, वाई द अपर लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर इज 1000 टाइम हॉटर देन द सन सरफेस, ठीक है, इसको स्टडी करेगा क्योंकि जो ये सन है तो इसका जो आउटर लेयर है वो क्यों 1000 टाइम हीटिंग हायर है उसकी, जो इसके सन के सरफेस से, ठीक है, वो स्टडी करेगा। लैग्रेंज पॉइंट 1 मैंने आपको बताया 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है स्पेस अर्थ से, एंड वो डाटा अर्थ की तरफ भेजेगा, इसलिए उसको भेजा गया, ठीक है। इतना ही इस आर्टिकल में, बाकी कुछ नहीं। ये 7 पेलोड्स याद रखिए। उसके बाद इस क्या क्या स्टडी करेगा वो एक, एंड 1% ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है, बाकी कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्टेटस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है। इसको 2005 में लाया गया था, अभी 13 साल हो गए इसको, 13 ईयर्स हो गए इसको। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है तो वो देखेंगे। अभी गवर्नमेंट ने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई थी, उसके हिसाब से जो सबऑर्डिनेट रूल्स बनाए जाते हैं इसके लिए, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आरटीआई के सबऑर्डिनेट रूल्स कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। जैसे कि पेमेंट मेथड क्या होगा, जैसे कि आपको आरटीआई फाइल करना है तो उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट देने होंगे तो उसके पेमेंट मेथड क्या होगा, यूपीआई होगा या फिर पोस्टल से आपको पैसे भेजने पड़ेंगे, वो वाला। तो वो जो गवर्नमेंट है यूनियन और स्टेट, ये दोनों अपना अपना तय करेगी, ठीक है। उसके बाद अलोइंग आरटीआई एप्लीकेशन टू बी फिल्ड ऑनलाइन। अभी आरटीआई एप्लीकेशन कोई गवर्नमेंट बोलेगा आप ऑनलाइन भरो, कोई बोलेगी आप यहाँ के भरो, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं आरटीआई को फाइल करने के लिए, ठीक है। चलो अपन देखते पूरा इशू क्या है। तो वो बोल रही है कि आरटीआई आने की वजह से पब्लिक डोमेन में जो डाटा नहीं रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का जो डाटा पब्लिक डोमेन में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रखा जाता उसको अपन फाइल कर सकते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड में ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक रिकॉर्ड एक्सेसिंग लेजिस्लेशन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पॉजिटिव बात है, ये याद रखिए, ये लिख सकते हो आप आंसर में। मोस्ट ऑफ अपार्ट फ्रॉम द ऑलोइंग द सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू कीप द सीक्रेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी, क्या क्या ये इसको मतलब एक्सेप्शन दे सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के इस पे और सोवरेनिटी रीजन्स के ऊपर। और एक रीजन दे सकते हैं वो, इट प्रोहिबिट द पर्सनल डाटा डिस्क्लोजर ऑफ अ सिटीजन बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई पर्सनल ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन मांगी है तो आरटी के अंदर बैन मतलब नहीं दी जा सकती, डिनाई की जा सकती इन्फॉर्मेशन, अनलेस वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अनलेस देयर इज एन
ओवर राइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन डूइंग सो। प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम लगाया जाता है। अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि आप बनेंगे ही, तो आप आईएएस ऑफिसर बनने के बाद अगर मैंने आपके ऊपर आईटी डाली कि इनकी जो प्रॉपर्टी जो 100 रुपये थी इनके पास आईएएस होने से पहले, अभी 1 करोड़ हो गई है, तो आप मेरे को इनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, मतलब कहाँ इनके नाम पे प्रॉपर्टी, वो आप मेरे को दो। तो गवर्नमेंट देखेगी कि इसमें मेरी जान को, मतलब आपकी जान को खतरा तो नहीं मेरी वजह से, अगर आपका डाटा बाहर आ जाता है तो। ठीक है, सपना अच्छा देखा आपने 2 मिनट में, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, आप मेरे को पता है ईमानदार लोग हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या है इसमें। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2013 में जो डिजिटल पर्सनल डाटा है, जो कि ये बताया गया ध्यान ले देयर इज एन ओवर राइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन डूइंग सो, तो इसकी वजह से तो ये क्वालिफाई नहीं किया जाता कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती ऑफिसर्स की। ठीक है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल एक्ट 2023 के हिसाब से। उसके बाद 2019 में अमेंडमेंट की गई थी आरटीआई में, और यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करता है यूनिलैटरली, क्या क्या डिसाइड करता है। लॉन्ग इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स कितने, हाउ लॉन्ग वर्किंग होगा वो डिसाइड करेंगे वो, और उसके बाद उनकी सैलरीज कितनी होगी वो भी वो डिसाइड करेंगे यूनियन गवर्नमेंट। एंड किस किस इसको रिस्पॉन्स नहीं देता है आरटीआई को, हु हियर द अपील्स अगेंस्ट द अनसेटिस्फैक्ट्री और absent आरटीआई रिस्पॉन्सेस कैंसल, मतलब जो आरटीआई आपकी नहीं सुनी गई, उसके ऊपर अपन अपील की, आपको आंसर नहीं मिला, तो वो कौन सुनेगा, वो यूनियन गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है, अभी इन्होंने एग्जांपल दिए कि तमिलनाडु एक्सेप्ट नहीं करता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स, जिसके अंदर पेमेंट चेक से दिए जाते हैं, उसको ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट खुद के लॉ खुद बनाती है आरटीआई इम्प्लीमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट अपने लॉ अपने अपने एजेंसी के लिए, आरटीआई लगाने के लिए खुद के लॉ बनाती है। ठीक है, तो यही था। उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है यूनियन के लिए, वो यूनियन गवर्नमेंट ने जो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं वो, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो आरटीआई के अंतर्गत लोगों का विश्वास इनमें से उठ गया है, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट ही सेंटर कर रही है, तो वो सेंटर के खिलाफ कैसे काम करेंगे, ये एक बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही था इस आर्टिकल में, बाकी कुछ नहीं था। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अभी एक पैनल बनाया गया है, रामनाथ कोविंद जी जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनके इस चेयरमैनशिप में, तो वो स्टडी करेगा वन नेशन वन इलेक्शन को। ठीक है, तो देखो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है, लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसी के साथ स्टेट असेंबली का होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, मतलब जो भी इलेक्शंस हो गए वो एक ही टाइम पे हो गए, 5 साल में एक बार। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जब सबसे पहले जब इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए थे, फर्स्ट एवर जनरल इलेक्शन लोकसभा के स्टेट असेंबली, वो तो साथ ही में हुए थे 1951 1952 में। उसके बाद फिर 1967 में डिस्टर्ब हो गया पूरा साइकिल। ठीक है, तो पहले तो वो एक ही करते थे, तो उसके बाद ये जो कंसेप्ट है वन नेशन वो तो फेडरलिज्म को क्रैक करेगा। क्यों कि अगर समझिए अभी सारे इलेक्शन एक साथ हो गए और किसी इस पे प्रेसिडेंट का रूल आ गया, ठीक है, तो वहाँ की तो गवर्नमेंट डिसॉल्व करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट रूल आ गया, या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क की वजह से उसको डिसॉल्व करना पड़ा, तो वहाँ पे इलेक्शन लेने पड़ेंगे, तो थोड़ी अगले 5 साल का वेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1959 में कर्नाटका की, केरल की जो गवर्नमेंट थी उसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था 356 के अंतर्गत। ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऐसा बोल के, उसके बाद से फिर हर एक स्टेट में कम ज़्यादा होते गया। तो अभी अभी खाली 4 स्टेट्स हैं, मतलब करेंटली 4 से 5 स्टेट है वहाँ के जो लोकसभा के साथ उनके इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, यही है जिनके लोकसभा के साथ इलेक्शंस होते हैं। 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको चेयर किया था जस्टिस BS चौहान, उन्होंने उन्होंने बोला था कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, और ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन पे उन्होंने बनाई थी, और उन्होंने बोला था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन फिजिबल नहीं है, ये याद रखना, नॉट फिजिबल। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है वहाँ पे आप साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं बिठा सकते। अगर आपको उसको बिठाना होगा तो यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, RP एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली,
तो इनमें आपको अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो 2018 अगस्त में बना था, उसने ये भी बोला है बी एच चंद्रचूड़ के अंदर कि 50% ऑफ जो स्टेट्स है उनको आपको रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा अगर आपको ये ऐसा कुछ लाना होगा तो, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस भी उन्होंने बताए, बहुत सारे एडवांटेजेस ये भी उन्होंने बताए। तो उन्होंने बोला कि पब्लिक मनी से होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसके ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बर्डन कम आएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ईजी होगा क्योंकि पॉलिटिशियंस का ध्यान इलेक्शन पे नहीं होगा, काम करने पे होगा क्योंकि इलेक्शन मोड पे वो हर वक्त नहीं रहेंगे। उसके बाद डेवलपमेंटल एक्टिविटी पे ज़्यादा ये होगा, फोकस होगा रादर देन जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करने से। 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जस्टिस जीवन रेड्डी, बीपी जीवन रेड्डी, ये बी एस चौहान थे 2018 के, और ये 1999 में बीपी जीवन रेड्डी, उन्होंने एडवोकेट किया था साइमल्टेनियस इलेक्शन को, ठीक है। उन्होंने बोला था कि आर्टिकल आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करो और इसको इम्प्लीमेंट करो, इससे बहुत बेनिफिट होगा। आर्टिकल 83 क्लॉज सब क्लॉज 2 एंड 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बोला है स्टिपुलेट दैट द टेन्योर ऑफ लोकसभा state legislative assembly respectively will be for last for 5 years unless dissolved earlier and there can be circumstances in the article 356 के अंतर्गत अगर देखो आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 72 के अंतर्गत टेन्योर ऑफ लोकसभा स्टेट असेंबली का आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, उनको अर्लियर डिसॉल्व करना पड़ेगा अगर उनको आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन लेने होंगे तो अभी। और उसके बाद अगर किसी स्टेट में 356 प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उसकी स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। उसकी वजह से उन्होंने पूछा है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोलैप्स हो गई मिड टर्म में तो क्या होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया लोकसभा में तो लोकसभा की गवर्नमेंट तो चली गई तो क्या होगा, तो वो उन्होंने पूछा है कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करोगे। उसके बाद उन्होंने बोला है कि फेडरलिज्म कैसे इस्टेब्लिश होगा अगर जो आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है तो इसको तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है। कैसे, ऑन द नोशन अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हो तो इसका मतलब होता है ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, तो ये सारे स्टेट इंडिया ही हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तभी भी ये दोनों में चालू है, तो इसमें तो आपको इलेक्शन लेने पड़ेंगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी वापस से लाने में, तो आप वो नहीं ला पाओगे क्योंकि आप वन नेशन वन इलेक्शन बोल रहे हो ना। तो इसकी वजह से फेडरलिज्म में ये नहीं बैठेगा क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, मतलब आपने एक इंडिया से मतलब होल्डिंग टुगेदर मॉडल नहीं है अपना, अपना कमिंग टुगेदर मॉडल नहीं है, होल्डिंग टुगेदर मॉडल है ना। जैसे कि कमिंग टुगेदर में अमेरिका में हुआ था, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स एक साथ आके एक नेशन बनाया था, लेकिन इंडिया ने एक नेशन में से अलग अलग स्टेट्स बनाए, ठीक है। तो अपना होल्डिंग टुगेदर का मॉडल है, कमिंग टुगेदर का नहीं है। तो उसकी वजह से डेमोक्रेसी फेडरलिज्म में ये नहीं बैठेगा क्योंकि अगर किसी स्टेट का गवर्नमेंट फॉल होती है तो उसमें री इलेक्शन करना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंपलसरी है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो रनिंग गवर्नमेंट है वो कैसे मानेंगी, समझो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चालू है, उनका टेन्योर बाकी है, तो दे विल नॉट अलाउ ना टू डिसॉल्व देयर गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, ममता दीदी तो मानेंगी ही नहीं, तो ये बात है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि पिछले 5 सालों में 88,000 करोड़ रुपीज खर्चा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने बोला है इलेक्शन के ऊपर। तो इसका मतलब होता है कि 1,500 करोड़ एनुअली हुआ है और हर वोटर पे 27 रुपीज़ खर्च हुआ है पर ईयर। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। तो ये मैसिव एक्सपेंसिव लग रहा है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, तभी भी इन सारी चीज़ों पे मतलब सोच के अभी जो पैनल वर्डिक्ट देगा, मतलब पैनल की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट देखेगी, उसके बाद जो आएगा वो आएगा, ठीक है, देखेंगे। थैंक यू।